तो चलो भैया शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, और मेन टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग 3 फेजेस के अंदर हुई है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है आओ जरा जानते हैं। द प्रेजेंटली फॉलोड सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग has been developed only in 15th century। अभी 15वीं शताब्दी के अंदर ये डबल एंट्री सिस्टम डेवलप किया गया था बाय अ पर्सन कॉल्ड फ्रा लूका पैसियोली। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम हो रहा है भाई साहब। आगे क्या लिखा था, प्रेजेंट डे पॉपुलर टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट वर मेंशन्ड बाय हिम इन हिज बुक। तो जो ये भाई साहब पैसियोली भैया थे, इन्होंने किताब लिखी, उस किताब के अंदर ये डेबिट और क्रेडिट नाम का टर्म लेकर आते हैं, जिसकी वजह जो कि आज की डेट में अकाउंटिंग की नींव है भाई। फिर क्या लिखा, इन इंडिया अकाउंटिंग कुड नॉट बी ट्रेस बैक टू 23 centuries अगो व्हेन कौटिल्य रोट अ बुक टाइटल अर्थशास्त्र। मतलब अगर मैं बोलूं कि इंडिया में तो भाई ये 23वीं शताब्दी के अंदर ही पता चल गया था, जब कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसको हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड फेज के अंदर। सेकंड फेज में होता क्या है, इन द सेकंड फेज द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आना शुरू हो गए हमारे सेकंड फेज के अंदर। और अ पीरियड ऑफ टाइम गैप इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट्स। गैप क्या होते हैं, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनके बारे में हम आगे चल के बात भी करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप होना शुरू हो गए सेकंड फेज के अंदर। फिर ये अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स थे आगे चल के IFRS बन गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब पूरी दुनिया में एक अकाउंटिंग फॉलो होने लग गई। ये सेकंड फेज ऑफ इवोल्यूशन में होता है। अब तुम ये मत सोचना कि सर मेरे पेपर में कैसे आएगा, भाई अभी समझो। अकाउंट सीखने के लिए आए और अकाउंटेंसी सीख गए तो जिंदगी में कभी भी भूखे नहीं मरेंगे भाई। ठीक है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा ताउम्र पैसे कमाकर देने वाला है। थर्ड फेज में क्या होता है, द न्यू डायमेंशन डेवलप्ड इन 20th century इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 20वीं शताब्दी के अंदर आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है ना बच्चा पार्टी, चले आगे बढ़ा जाए। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। अब धीरे धीरे हम कुछ टर्म्स के बारे में आपको बताएंगे। उन टर्म्स को आपको समझना है, बिकॉज ये एक नया जर्नी है बेटा। आप 11वीं में आने के बाद पहली बार कॉमर्स पढ़ते हो, और पहली बार कॉमर्स पढ़ने के लिए कॉमर्स की एक लैंग्वेज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम जैसे जैसे आपको आज वोकैबुलरीज पढ़ाने जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है ना, तो पहला टर्म क्या है, इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट यार एक कंसीक्वेंस होता है किस चीज का, एक ट्रांजैक्शन का। ओहो, ट्रांजैक्शन क्या होता है, अभी आते हैं बताते हैं। मान लो ये मोबाइल खरीदा मैंने 1 लाख रुपए का, और इसको बेच दिया 1,20,000 रुपए का। तो इसका आउटकम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट आया कि मेरे को 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस चीज को बोलेंगे इवेंट। आउटकम ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। मैंने यहां पर लिखा हुआ है कंटेंट, आप रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर रीड करने की जरूरत आएगी मैं बता भी दूंगा। तो तुम्हें कोई पूछे कि इवेंट क्या है तो तुम बता सकते हो, इवेंट का मतलब होता है आउटकम। आगे बात करते हैं, ये ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो पैसों का लेन देन जिससे असेट्स लाइबिलिटीज में कोई फर्क आ जाए। अब ये असेट्स और लाइबिलिटीज क्या होते हैं आपके दिमाग में आएगा। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, इज अ फाइनेंशियल इवेंट दैट इज एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज एंटर्ड इनटू बाय एन एंटिटी। इट इज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। आप मान लो दुकान से गए और मोबाइल खरीद के आ गए, ये एक ट्रांजैक्शन है बेटा। आपने 1 लाख रुपए दिए, आपको फोन मिल गया, आप आ गए बढ़िया बढ़िया घर में मजे कर रहे हैं, ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन है बच्चा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं ये वाउचर क्या होता है। वाउचर मतलब एक स्लिप होती है, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑफिसेज में ना बड़े छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो हर छोटे मोटे खर्चे के लिए ना एक वाउचर बनाया जाता है, ताकि बाद में चल के वो छोटे मोटे खर्चों को आप एक जगह लिख सकें, अपने खर्चों में मेंशन कर सकें। बाद में ये ना हो कि भैया आपका पैसा कहां चला गया, तो उसे वाउचर बोलते हैं। वाउचर का मतलब क्या, इट इज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग बीन एंटर्ड अलोंग विद इट्स वैल्यू। तो ये वाउचर एक तरह का एविडेंस होता है। ये कौन से वाउचर की बात कर रहा हूं मैं, सोर्स वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, शोज अकाउंट और अकाउंट्स दैट आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड by the specified amount, it is prepared on the basis of source voucher.
सोर्स वाउचर का मतलब क्या होता है भैया, किस मद में कितना पैसा खर्चा हुआ है, और उसी वाउचर से जब आप एंट्रीज पास करते हैं तो उसको अकाउंटिंग वाउचर बोलेंगे। तो सोर्स वाउचर पहला और अकाउंटिंग वाउचर दूसरा ट्रांजैक्शन। तीसरी चीज हम बात करते हैं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल, लेट्स से मैंने बोला कि ये है भाई साहब मुकेश, ये मुकेश है, अरे अपना मोटा भाई, और मुकेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जियो, और स्टार्ट करते समय अपने पास से 10 करोड़ रुपए इस बिजनेस में लगा दिए। तो इस 10 करोड़ को पता है क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है मेरी जान, वो पैसा जो बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाता है बिजनेस के अंदर, उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। चलें, अब आता है असेट क्या है। असेट का मतलब बड़ा आसान सी भाषा में बताऊं, ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारे पास है, कुछ वैल्यू की है, और तुम्हें किसी को वापस नहीं करना है, वो असेट होता है। जैसे ये मेरा फोन मेरे पास है, कुछ वैल्यू का है, और मुझे किसी को वापस नहीं करना है, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, असेट। तो एनी इकोनॉमिक सोर्स ऑफ एंटिटी विच गिव कैश और बेनिफिट्स इन फ्यूचर, ऐसी कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का बेनिफिट या कैश प्रोवाइड कराएगी, वो असेट कहलाएगी। अब असेट देखो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स, एक होते हैं करंट एसेट्स। पहले नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं, उसी को बोलते हैं अपन लोग फिक्स एसेट्स। इसका मतलब क्या है, these assets are owned by the entity which are not held for resale but for revenue generation। वो सारे असेट जिनको हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, इनसे हम और सामान बनाएंगे उसके लिए रख रहे हैं, उसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं। जैसे मशीनरी, मान लेते हैं मेरा कपड़ों बनाने का बिजनेस है, और मेरे पास एक मिल है बड़ी सी, तो मिल जो मशीनरी है मेरे लिए क्या कहलाएगी, फिक्स एसेट्स कहलाएगी, बिकॉज मैं उससे और सामान जनरेट करके पैसे कमाने वाला हूं। अब पता है फिक्स एसेट्स भी ना दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल, जिनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, वो तो टेंजिबल एसेट्स हो गए, यहां पर दिख रहे होंगे आपको। और इनटेंजिबल, यू कैन नॉट सी मी, यू कैन नॉट टच मी, यू कैन नॉट फील मी, उसे हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर्स इंटेंजिबल एसेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स है बेटा। समझ में आ रही है? चले आगे बढ़े। अब आते हैं करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप बेचने के लिए बनाते या खरीदते हो। मान लेते हैं मैंने मोबाइल बनाया, ये मोबाइल बेचने के लिए बनाया है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएगा। एनी एसेट्स विच आर परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड फॉर रीसेल, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स को बेचकर तुरंत या जल्दी जल्दी पैसा आ जाता है, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहां लिखा भी है, assets held by entity for resale or conversion into cash in a short time। या तो सेल करके पैसा आ जाएगा, या उसे हम कन्वर्ट करके कैश में रख सकते हैं, उसको हम लोग करंट एसेट्स बोलेंगे। अब आता है लिक्विड और करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, लिक्विड एसेट्स वो करंट एसेट्स होते हैं दैट आर कैश एट बैंक और कैन बी रियलाइज और कन्वर्टेड इनटू कैश इनटू अ शॉर्ट पीरियड। वो एसेट्स जो तुरंत के तुरंत कैश में कन्वर्ट किए जा सके, जैसे गोल्ड क्या है, लिक्विड एसेट्स है। वो एसेट जिनको तुरंत के तुरंत हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सबको हम कौन सा एसेट बोलेंगे, उनको हम लोग लिक्विड एसेट्स कहेंगे। चले भाई, अगला क्या है, वेस्टिंग एसेट्स का मतलब क्या है। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब है जिसको यूज करने से वो एसेट खत्म हो जाए। जैसे माइंस हैं, माइनिंग कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब माइन से कुछ भी माइन करने के लिए नहीं रह जाएगा। तो मतलब वेस्टिंग एसेट्स आर करंट एसेट्स विच डिक्रीजेस इन अ वैल्यू बाय इट्स एक्सट्रैक्शन, जैसे कि माइंस। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, झूठ मूठ के एसेट। एक्चुअल में ये एसेट नहीं है, इनको बेचकर कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ अ ट्रांजैक्शन ये हमारे पार्ट टाइम के लिए एसेट जैसा ट्रीट करते हैं। मतलब दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एसेट। किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है फ्यूचर में, उसको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, which comes into existence by an accounting entry। जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तुम सभी लोगों ने वो सुना है, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। तुमने सुना है? अब ये जब मैं छोटा सा था तब से मैं ये एडवर्टीजमेंट सुनते हुए आ रहा हूं।
इसका मतलब एडवर्टीजमेंट निरमा ने बहुत साल पहले किया और उसका बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निरमा कंपनी को मिलता चला जा रहा है। इसे हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एक बार खर्चा, लेकिन उसका क्योंकि बेनिफिट कई सालों तक मिलने वाला है, तो ये एक एग्जाम्पल है फिक्टिशियस एसेट का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चले बेटा जी, लाइबिलिटीज मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कुछ वैल्यू की है, मेरे पास है, लेकिन मुझे किसी को वापस करना है, उसे हम लाइबिलिटी बोलेंगे। जैसे मान लो ये तुम्हारा फोन है और तुम्हारा फोन कुछ टाइम पीरियड के लिए मेरे पास रखा हुआ है, ये कुछ वैल्यू का है, लेकिन मुझे तुम्हें वापस करना है, तो दिस इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? समथिंग विच इज पेएबल टू अ कंपनी, समथिंग विच इज पेएबल टू एन एंटिटी, उसे क्या बोलेंगे हम? लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज आर अमाउंट पेएबल बाय द एंटिटी। अब लाइबिलिटीज दो तरह की है, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब वो पैसा जो बिजनेस के ओनर्स को वापस करना है, प्रोप्राइटर्स को वापस करना है, जैसे कि कैपिटल, उसे हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। दूसरा होता है मेरी जान एक्सटर्नल लाइबिलिटी, मतलब जो बाहर वालों को रीपे करना होता है, जैसे क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा है, ठीक है, लोन लिया है, उसको वापस करना है, वो सब क्या हो जाएगा हमारे लिए? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब पता तुमको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दो तरह की होती है। एक तो होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो आराम से पे करनी है, और एक होता है करंट लाइबिलिटीज जो जल्दी पे करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कब पे करनी होती है? आफ्टर 12 मंथ्स। और करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो पे करनी होती है विद इन 12 मंथ्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसको नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, और दूसरा होता है करंट लाइबिलिटीज। एक होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। कंटिंजेंट का मतलब आज की डेट में ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है लाइबिलिटी बन जाए। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? इज अ पॉसिबल लाइबिलिटी दैट बिकम्स लाइबिलिटी ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन फ्यूचर और विच द एंटिटी डज नॉट हैव कंट्रोल। बात समझ पा रही? एकदम से मान लो तुम जिस जिस स्कूल की बिल्डिंग में पढ़ रहे हो, उस स्कूल की बिल्डिंग में मान लो लेट्स से अर्थक्वेक आ गया उतनी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर, तो वो बिल्डिंग को रिपेयर कराना इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो भगवान अगर ऐसा हो, लेकिन कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा तो इसलिए बता दिया। लाइबिलिटी कंटिंजेंट का मतलब क्या है? आज के डेट में लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई इवेंट हो गए जिससे हमारे लिए वो लाइबिलिटी पेबल हो जाए। ठीक है ना? आगे बढ़ते, डेटर्स कौन होते? अब बात समझना। मान लेते हैं ये मुकेश भैया थे ना, ये मुकेश, ये हमारे मोटा भाई है, रिलायंस के फाउंडर, ये हमारे मुकेश भैया है। और मुकेश भैया कौन सा बिजनेस करते हैं? मुकेश भैया जियो चलाते हैं। छोटा सा बिजनेस है बड़ा बिजनेस कहां करते हैं ये लोग, ठीक है ना? अब डेटर्स कौन हुआ? मुकेश भैया ने बहुत सारे लोगों को फ्री में मतलब उधार में अपना सिम दे दिया, सिम सेल कर दिया। अगर कभी भी कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी क्रेडिट पर सामान किसी को सेल करेगी, किस पर? क्रेडिट सेल्स, उधार पर क्रेडिट सेल्स किया है, तो जिसको भी बेचा है वो डेटर कहलाएगा। डेटर का मतलब होता है जिस बंदे को हमने सामान उधार में बेचा है। और डेटर से क्योंकि हमें पैसा लेना होगा, इसलिए हमेशा डेटर्स कंपनी के लिए असेट होते हैं। बात समझ में आया? इट्स अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंटेड। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? सर मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए थे सर, तो मेरे लिए वो डेटर कहलाएगा क्या? नहीं, वो तुम्हारे लिए रिसीवेबल कहलाएगा। ठीक है ना? क्योंकि तुमने कुछ सामान नहीं बेचा था। क्लियर है? क्रेडिटर क्या होता है? अब तुम भी तो कोई सामान उधार में खरीद सकते हो भाई। मुकेश भैया ने भी तो कहीं से सामान उधार में ले लिया, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे क्रेडिटर। अगर हमने कुछ सामान में उधार खरीद लिया है, उधार में सामान खरीद लिया है जिसे हमें वापस करना होगा, उसे हम क्रेडिटर कहेंगे। जिसे हमें पेमेंट करनी होगी, तुमने उधार में सामान खरीद लिया, तुम्हें उसकी पेमेंट करनी है, तो तुम्हारे लिए वो क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है बिकॉज पैसा पे करना रहेगा। तो क्रेडिटर इज अ पर्सन और एंटिटी whom अकाउंट इज पेबल अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर तुमने कुछ उधार में खरीदा है तो तुम्हारे लिए तुम क्रेडिटर बन जाओगे उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है। आगे बात करते हैं परचेजेस क्या होता है और परचेज रिटर्न क्या होता है। मस्त तुम शॉपिंग करके आ गए, ठीक है ना, और तुमने उसके बदले में पैसे दे दिए, तो उसे क्या कहोगे? परचेज। परचेज मींस परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश ऑन क्रेडिट टू बी सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक बात समझना,
मैं मोबाइल का बिजनेस करता हूं और मैं मोबाइल की परचेज करके लाया हूं, मोबाइल खरीद के लेकर आया हूं ताकि मैं मोबाइल को मार्केट में बेच सकूं, तब मोबाइल मेरे लिए परचेज कहलाएगा। परचेज मतलब दोज गुड्स यू हैव परचेज दैट पर्टिकुलर गुड विच यू विल बी रीसेलिंग इन द मार्केट। ऐसा सामान जो तुमने बेचने के लिए खरीदा है उसको परचेजेस कहा जाएगा। अब खरीदा हुआ सामान अगर वापस कर दिया तो उसे परचेज रिटर्न कहलाया जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो, जो तुम सामान खरीद के लाए, मान लो कुछ सही नहीं था, खराब था, तुमने वो वापस कर दिया, उसको परचेज रिटर्न बोलेंगे। सिमिलरली सेल्स भी तो होती है। सेल्स का मतलब क्या है भाई? सेल्स का मतलब वो सामान जो तुमने मार्केट में बेचा है, ठीक है ना। और ये कौन सा सामान होगा जिसका तुम बिजनेस करो। जैसे मैं मोबाइल का बिजनेस कर रहा हूं और मैं मोबाइल मार्केट में बेच दूं तो मेरे लिए मोबाइल बेचना सेल्स कहलाएगी। और मान लो कोई कस्टमर अगर मुझे सामान वापस कर जाए मेरा बेचा हुआ तो उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? सबको 150 रुपए देगा? अरे हाँ, बेचा है सामान, देगा 150 रुपए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गुड्स ट्रेडेड इन मतलब आइटम्स दैट आर परचेज इन कैश और ऑन क्रेडिट फॉर रीसेल। गुड्स का मतलब क्या है? वो आइटम जो आपने रीसेल के लिए खरीदा है उसको गुड्स भी कहा जाता है, और गुड्स का ही खरीदना परचेज कहते हैं। बात समझ में आ रही? गुड्स का मतलब एनीथिंग विच यू हैव परचेज फॉर रीसेल। स्टॉक का मतलब क्या है? वो माल जो मेरा अभी तक नहीं बिका है और गोडाउन में रेडी रखा है बिकने के लिए। मतलब आपने देखा ना, गोडाउन की फोटो बनी है, मतलब क्या है कि वो सामान जो मेरे गोडाउन में रखा हुआ है और अभी वो बिका नहीं है, ठीक है ना, बिक जाएगा फ्यूचर में, वो क्या है मेरे लिए? वो मेरे लिए स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक का मतलब क्या होता है? गुड्स, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स रिमेनिंग अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और अनसोल्ड एज ऑन अ पार्टिकुलर डेट। मान लेते हैं अगेन मैं मोबाइल का धंधा करता हूं, मेरे गोडाउन में 1 लाख S25 अल्ट्रा पड़े हुए हैं, 1 लाख फोन रखे हुए हैं, वो बिके नहीं है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो मेरे लिए इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाएगा। प्रॉफिट क्या होता है साहिब? प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट हमें बहुत अच्छा लगता है सर। प्रॉफिट का मतलब क्या है? मैंने 1 लाख का फोन खरीदा, 1.5 लाख का बेच दिया, 50,000 रुपए मस्त प्रॉफिट कमा लिया। तो मतलब रेवेन्यू, अब रेवेन्यू क्या होगा बताते हैं, प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस। मतलब जितना में बेचा माइनस जितने में खरीदा, उसका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट को पता है पाई से डिनोट करते हैं। पाई मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टीआर मतलब जितना पैसा आया माइनस जितना पैसा लगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है ना, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम लोग डिटेल में फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू मतलब सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नेट प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम्स ओवर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। के बारे में तुम डिटेल में अभी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी बेसिकली तुम प्रॉफिट के बारे में ही समझो। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है, नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट के अंदर आता है, जिसके ऊपर हम लोग डिटेल में बातें बेटा फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तुमको होल्ड ऑन करना पड़ेगा अभी। बस एज ऑफ नाउ प्रॉफिट समझो क्या होता है। प्रॉफिट मतलब टीआर माइनस टीसी, मतलब जितना पैसा आया माइनस उसमें जितना खर्चा हुआ है उसको प्रॉफिट कहेंगे। अब गेन क्या होता है? गेन का मतलब होता है वो मुनाफा, वो बेनिफिट तुमको मिला जिसके अंदर तुम बिजनेस नहीं करते हो। मान ले तुम्हारे चाचा ने या तुम्हारे बाबा जी ने, ठीक है ना, कानपुर हाईवे पे तुम्हारे नाम पर 1,000 एकड़ जमीन लिखकर चले गए कि नहीं नहीं, ये राहुल बेटा क्लास में मेरी क्लास कर रहा है, इसको 1,000 बीघे या 1,000 एकड़ लैंड दे दी जाए। और तुम बड़े हुए हो, तुमने 1,000 एकड़ लैंड बेच दिया 3 लाख करोड़ रुपए के अंदर, तो तुम्हारा क्या होगा? गेन। गेन मतलब रोज रोज नहीं होता है, इट इज नॉट रेकरिंग इन नेचर। गेन क्या होता है? किसी एक ट्रांजैक्शन की वजह से हो गया। मैंने एग्जांपल लिखा, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन विच आर नॉट इन ऑपरेटिंग। मतलब वो प्रॉफिट जो बिजनेस का नहीं है, वो तुम्हें क्या हो गया, बस ऐसे मुनाफा देकर चला गया, तो उसे गेन बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लॉस का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। जब टोटल कॉस्ट ज्यादा होगी टोटल रेवेन्यू से, उसे लॉस कहेंगे, ठीक है ना। लॉस का मतलब क्या हो गया? मान लेते हैं ये फोन तुमने खरीदा 1 लाख रुपए का, बेच दिया 80,000 रुपए का, 80,000 रुपीज का, तो तुम्हें क्या हो गया? ये लॉस हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और लॉस नहीं होना चाहिए भाई साहब। अब बात करते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या है?
इनकर टू अर्न रेवेन्यू एंड अदर इनकम, वो खर्चा जो तुम पैसा कमाने के लिए कर रहे हो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। मान लो तुमने, मुझे मोबाइल बेचना था, मैंने एक शोरूम खोला, वहां पर सेल्समैन रखे, तो इन सारी चीजों पे जो मैं खर्चा कर रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, लाइट का पैसा दे रहा हूं, सेल्समैन को सैलरी दे रहा हूं, ये सब क्या है? ये सब मेरा एक्सपेंस है। मतलब रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब अगला क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब माल बेचकर जो पैसा आएगा उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। मतलब अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जितना सामान आपने बेचा, उससे जो बेचकर पैसा आएगा उसको रेवेन्यू कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे कि मान लो मेरे पास 100 मोबाइल हैं और एक मोबाइल मैंने 1 लाख रुपए का बेच दिया, तो मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे बताओ? सर बहुत पैसे आ जाएंगे, 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 1 करोड़ रुपए मेरे लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। चलो बेटा जी आगे बढ़ते। इनकम क्या होती है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब इनकम का मतलब क्या है? मैंने टोटल रेवेन्यू कमाया 1 करोड़ रुपए, उसको कमाने में मैंने खर्चा कर दिए 80 लाख रुपए, तो मेरी नेट इनकम कितनी बनेगी? नेट इनकम बनेगी मेरी 20 लाख रुपए की। क्या बात समझ में आ रही है? अब इनकम में से मैं टैक्सेस वगैरह दे दूंगा। क्लियर? चलो भैया, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी सामान या ऐसा कोई भी पैसा जो ओनर ने बिजनेस से निकाला है फॉर प्राइवेट यूज, उसे हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। मैंने बोला ना मेरी मोबाइल की दुकान है, मेरी मोबाइल की दुकान है भाई लोग, ठीक है ना? अब ये मोबाइल मैंने अपनी दुकान से ही निकालकर प्राइवेट यूज करने के लिए लगा दिया है। प्राइवेट यूज के लिए मैंने ये फोन लगा लिया है, अपने लिए ले लिया, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? ये मेरे लिए ड्रॉइंग कहलाएगा। ड्रॉइंग का मतलब समझ में आता है? एनीथिंग विच यू हैव विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर सम पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ये कॉस्ट क्या होती? कॉस्ट का मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल और प्रोडक्ट और एक्टिविटी। कॉस्ट का मतलब क्या? इसको बनाने में जो खर्चा लगा है वो इसकी क्या हो जाएगी? वो इसकी कॉस्ट हो जाएगी। कि इसको बनाने में प्लास्टिक में कितना लगा, प्रोसेसर में कितना लगा, टोटल मिला के लेट्स से 50,000 रुपए लग गए, तो 50,000 इसकी कॉस्ट हो जाएगी बेटा जी। अगला क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। इट इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब आपको कुछ भी, जो आपने कुछ भी पैसे खर्चा किए हैं वो एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? वो पैसा जो फिक्स्ड असेट्स के ऊपर खर्चा हो रहा है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर दैट इज चार्ज एज एक्सपेंस, बेनिफिट ऑफ विच एक्सपायर्स विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। वो पैसा जो बार बार खर्चा होता है, वो पैसा जो पैसा कमाने के लिए खर्चा किया जा रहा है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्या बात समझ में आई? जैसे मुझे फोन बनाने की मशीनरी खरीदनी थी, तो मशीनरी जो हमने खरीदी वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जिस शोरूम में मैं मोबाइल बेच रहा हूं उसका रेंट पे करना है, उसकी सैलरी पे करनी है, वो सब जो खर्चा हो रहा है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। अब आते हैं रिसीट्स के ऊपर। अब एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होता है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वो पैसा जो आप बार बार माल बेच के रिसीव करते हो, मोबाइल बेचा पैसे आगे, मोबाइल बेचा पैसे आगे, मोबाइल बेचा पैसे आगे, ये मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट्स हैं। लेकिन मैंने घर बेच दिया, वहां से जो पैसा आया वो मेरे रेवेन्यू रिसीट्स नहीं, कैपिटल रिसीट्स होता है। मतलब अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अदर देन दोज रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वो पैसा जो तुमको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं मिलता है उसे हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। मशीनरी बेच दी तुमने, उससे जो पैसा है उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे। बच्चा समझ में आ रहा है? थोड़ा टेक्निकलिटी दिख रही है आपको? अभी अकाउंटिंग में कितनी टर्मिनोलॉजीज है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब बात करते हैं अपन लोग डिस्काउंट क्या है। सर डिस्काउंट मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। डिस्काउंट मतलब मैं सामान खरीदने गया, मैं जीन्स खरीदने गया सर, 1,000 रुपए की जमीन बोल रहा हूँ, जीन्स थी, 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, बहुत मजा आया सर, मुझे 500 रुपए की ही जीन्स मिल गई। बिल्कुल ठीक है। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ गुड और अमाउंट ड्यू इज नोन एज डिस्काउंट।
अगर आपको प्राइस में कुछ भी छूट मिलती है, कुछ भी पैसा कम हो जाता है, उसे डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, डिडक्शन अलाउड इन प्राइस ऑफ गुड्स बाय द सेलर, कि भैया ये सामान 1000 रुपए का है, आपको 200 रुपए कम में पे करना पड़ेगा, मतलब आपको 800 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट होता है जो प्राइस पर सेलर तुरंत के तुरंत आपको दे देता है, प्राइस ही घटा देगा, उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब आप उसको तुरंत पेमेंट कर दोगे, प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे, कहेगा ठीक है 800 रुपए की चीज है, मैं तुम्हें 100 रुपए और कम में दे दूंगा अगर पैसा तुरंत के तुरंत दे दोगे। इंस्टेंट पेमेंट करने पर जो आपको डिस्काउंट मिलेगा उसको हम कैश डिस्काउंट कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है? एक और चीज होती है इसी से मिलती जुलती, उसको रिबेट बोलते हैं। रिबेट का मतलब क्या होता है? माल सेलर ने बेच दिया, जब परचेजर के पास सामान पहुंचा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, या हो सकता है कि कोई और रीजन हो, आफ्टर सेल्स जब सेलर कोई डिस्काउंट देगा उसको रिबेट बोलेंगे। मतलब इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर आफ्टर गुड्स हैज बीन सोल्ड। बात समझ में आ रही है? और जनरली क्या होता है, रिबेट में भी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, रिबेट में भी अलाउड कि अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर देर में हुआ है। तो रिबेट मतलब किसी सेलर की किसी गड़बड़ी की वजह से आपको कुछ डिस्काउंट और मिल जाए वंस द गुड इज ऑलरेडी सोल्ड, तो उसे हम रिबेट बोलते हैं। ठीक है ना? रिबेट तब भी मिलता है, कोई अगर मान लो एक इंसान ने बोला कि मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट दूंगा और उसे जल्दी पेमेंट दे दिया, 2 महीने में दे दिया, तो उसको कुछ डिस्काउंट सेलर दे देता है। अकाउंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन। हम पता है क्या, एक जैसे ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट के अंदर नोट, अकाउंट को आसान भाषा में हिंदी में खाता बोलते हैं। ठीक है ना? उसका पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, यहां पर अमाउंट, फिर यहां पर पर्टिकुलर्स और फिर यहां पर अमाउंट। लेट्स से मैंने ये अकाउंट बनाया कैश अकाउंट, तो इस कैश अकाउंट की लेफ्ट वाली साइड डेबिट साइड होती है और राइट वाली साइड क्रेडिट साइड होती है बेटा जी। ठीक है? अकाउंट मतलब जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर किसी एक खाते में नोट कर दिए जाए, मतलब सिमिलर ट्रांजैक्शन किसी एक जगह पर नोट कर दिए जाएंगे, तो उसको हम लोग अकाउंट कहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगला डेबिट क्या होता है? डेबिट का मतलब अकाउंट है टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट साइड को अपन डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं, दिखाया मैंने तुम्हें। इफ एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड द एंट्री इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड। अगर किसी भी अकाउंट को डेबिट करना है तो उसे डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे, और किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है तो उसे क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे। डेबिट क्रेडिट के ऊपर अभी हम लेटर ऑन आएंगे बेटा। अब बात करते हैं क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट किस साइड को बोलते हैं? राइट साइड को बोलते हैं। ठीक है ना? किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है तो हमें राइट साइड पर लिखना पड़ेगा। अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं बच्चा पार्टी? आओ जरा देखें। बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है ना? मतलब वो सारे खाते, वो सारे अकाउंट्स जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उनको कलेक्टिवली हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। जैसे कि कैश को नोट करने के लिए कैश अकाउंट, स्टॉक को नोट करने के लिए स्टॉक अकाउंट, कैपिटल को नोट करने के लिए कैपिटल अकाउंट। तो इन सारे खातों को, सारे अकाउंट को कलेक्टिवली हम बुक्स ऑफ अकाउंट कहेंगे। अब बेटा जी एंट्री क्या होती है? एंट्री या ट्रांजैक्शन या इवेंट विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एन एंट्री। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन को जब हम नोट करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम एंट्री करते हैं। जैसे कि मैंने मोबाइल बेचा, तो मोबाइल बेचा तो मेरे पास पैसे आए, मेरे पास से मोबाइल गया, इसको अगर हम नोट कर लेंगे तो उस चीज को बोलेंगे एंट्री। जर्नल के चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। अब प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस, जिसने धंधा स्टार्ट किया है, जिसने बिजनेस स्टैब्लिश किया है, उसको प्रोप्राइटर कहा जाता है। अगला रिसीवेबल्स क्या होते हैं? रिसीवेबल्स का मतलब है जो रिसीव करना हो, किसी से पैसे मिलने हो तो वो रिसीवेबल होगा। ठीक है ना? किसी बिल के थ्रू पैसे आएंगे तो वो बिल्स रिसीवेबल, किसी डेटर्स के थ्रू पैसे आएंगे तो डेटर्स रिसीवेबल होगा। क्लियर है कि निकला? किसी से पैसा मिलना है तो वो रिसीवेबल के अंदर आएगा, और किसी को भी पैसा पे करना है तो वो पेएबल्स के अंदर आएगा। ठीक है कि नहीं? किसी बिल का पेमेंट करना है तो उसे बिल्स पेएबल बोलेंगे। क्रेडिटर्स को पैसा पे करना है तो क्रेडिटर्स पेएबल्स बोलते हैं। ठीक है? अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग। हालांकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक पूरा सेपरेट चैप्टर है हमारी 11th अकाउंट्स में बेटा,
तो वो तो हम करेंगे करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक सेलर होगा जिसे हम लोग ड्रॉअर बोलते हैं, एक ड्रॉई होता है जो बायर होगा, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। उस चीज को वो अनकंडीशनल होता है, मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। डू नॉट वरी, दिस विल बी कंप्लीटेड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर वंस वील बी स्टडिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जो रिटन में प्रॉमिस करती हो कि भैया ये पर्टिकुलर पर्सन हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेगा। प्रॉमिसरी नोट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड लीगल बाय लॉ। अगर मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट दिया है कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसे देने वाला हूं, तो आई कैन बी लीगली सूड अगर मैं आपको 2 महीने बाद पैसे ना दूं। तो जो आपको सरकार नोट भी देती है ना, वो भी एक प्रॉमिसरी नोट होती है। मतलब सरकार उसमें प्रॉमिस करती है कि मैं धारक को लेट से 500 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या है? रिटन प्रॉमिस रिसीव फ्रॉम अ डेटर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। और ये कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, देख लो, वैसे इसका बहुत ज्यादा रियलिटी में यूज नहीं है। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? मैंने किसी भी बंदे को मान लो उधार में सामान बेचा और उसने बिल पर साइन कर दिया कि मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट। तो बिल्स रिसीवेबल मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। फिर क्या है बेटा? प्रॉमिसरी नोट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? अगेन सेम चीज जो बिल्स रिसीवेबल है। रिटन प्रॉमिस रिसीव फ्रॉम अ डेटर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। इट इज वेरी सिमिलर टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है ना? आगे बात करते हैं पेबल। मतलब जब आपको कोई पैसा, बिल पेबल मतलब आपने एक एक्सेप्टेंस दे रखा है कि मैं आफ्टर 2 मंथ्स आपको पैसा पे कर दूंगा। मैंने उधार में किसी से सामान खरीदा और मैंने एक बिल दे दिया कि मैं 2 महीने बाद तुम्हें पैसा पे करूंगा, तो वो मेरे लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। सिमिलरली इसी चीज को हम लोग प्रॉमिसरी नोट पेबल भी बोलते हैं। जब क्रेडिटर एक एक्सेप्टेंस देता है कि मैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद तुम्हें पैसा दे दूंगा, तो उसकी तरफ से प्रॉमिसरी नोट पेबल कहलाएगा। पेबल, एनीथिंग विच इज पेबल इज अ लाइबिलिटी, याद रखना। डेप्रीसिएशन क्या होता है? नया टर्म आ गया। मान लेते हैं मैंने कार खरीदी फॉर्च्यूनर और मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, चला रहा हूं, पहाड़ में ले जा रहा हूं। 50 लाख की गाड़ी खरीदी, 2 साल बाद क्या वो 50 लाख की बिकेगी? नहीं, 2 साल बाद से वो 40 लाख रुपए की बिकेगी। तो जो वैल्यू ऑफ असेट में जो कमी आई है बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट, उसको हम लोग डेप्रीसिएशन कहते हैं। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होगा? डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ बीइंग यूज्ड, वियर एंड टियर। समय के साथ, इस्तेमाल करने के साथ जो असेट की वैल्यू में कमी आएगी उसको डेप्रीसिएशन कहा जाएगा। अब बात करते हैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? मतलब कितने का सामान आपने मार्केट में बेचा है। ये मोबाइल है, इसका लेट से कॉस्ट है 80,000 रुपीज। तो 80,000 का अगर मैं सामान मार्केट में बेचूंगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी कहलाएगी? 80,000 रुपीज। बड़ी सिंपल सी बात है। अब बातें बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बात समझना। मैंने किसी को उधार में सामान बेचा, ठीक है ना, और उससे 1 लाख रुपए लेने थे। मैंने मोबाइल बेचा अपने दोस्त को कि ये लो भाई मोबाइल ले लो, 1 लाख रुपए तुम बाद में दे देना। बाद में मुझसे फोन पे कहता है भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भाई। तो तुम्हारा तो कट गया। बैड डेट्स मतलब तुम्हारे पैसे मर गए। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल इज नोन एज बैड डेट्स। ऐसा पैसा जो रिकवर नहीं किया जा सकता है उसे बैड डेट्स कहा जाएगा। अब आते हैं और बात करते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट हो जाना, दिवालिया हो जाना। ठीक है, जैसे अनिल अंबानी थोड़े दिन पहले बैंकरप्ट हो गए थे। बैंकरप्ट मतलब यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे द अमाउंट। मतलब इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, उसको हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना। सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा? मतलब अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू पे हिज डेट। ऐसा कोई इंसान जो अपने उधार को पे कर सकता है, वो सक्षम है वो अपने उधार को पे करने में, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? असेट जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी बैलेंस शीट में नोट कर रखा है, जिस वैल्यू पर, जिस असेट को आपने अपने बैलेंस शीट पे दिखा रखा है, अकाउंट्स में दिखा रखा है, उसको अपन लोग बुक वैल्यू कहेंगे।
इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आपने कुछ पैसा बैंक में रखा है, सिक्योरिटीज में रखा है, या कहीं इन्वेस्ट कर रखा है जिससे आपको फ्यूचर में और उससे रिटर्न मिले, उसे इन्वेस्टमेंट्स कहेंगे। जैसे तुम्हारे पिताजी ने लेट्स से 10 लाख रुपए की एफडी कर रखी है बैंक के अंदर, तो 10 लाख की एफडी विल बी योर इन्वेस्टमेंट। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट्स। अगला क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेटा जी इस साल हम लोग पढ़ने वाले। इस बैलेंस शीट में देखो दो साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड होती है, फिर अपन अमाउंट को लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड होती है, और एक राइट साइड को हम लोग असेट साइड बोलते हैं। ठीक है ना? लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट और अमाउंट, ये होता है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में कैपिटल को भी लिखा जाता है, बिकॉज कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। डिटेल में फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आई गेस ऑलमोस्ट द चैप्टर इज डन, ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट, एंटिटी। एन ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करने के लिए डेवलप हुई है उसको एंटिटी बोलेंगे। जैसे ऑब्सेशन, जैसे कि रिलायंस बिजनेस करने के लिए उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो उसको एंटिटी कहा जाएगा।